नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज का मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध और इस युद्ध के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की भारत वापसी का है। कारण यूक्रेन पर रूसी सेनाएं लगातार बमबारी कर रही हैं। यूक्रेन के कई क्षेत्रों में रूसी सेनाएं घुस चुकी हैं। कई शहरों में भीषण लड़ाई हो रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां फंसे भारतीय लोगों को निकालने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। दिल्ली में लगातार विदेश मंत्रालय के स्तर पर, सरकार के स्तर पर बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहा है। यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत में भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत उड़ानें भेजेगा, जिसका खर्च सरकार वहन करेगी। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े कई और भी पहलू हैं। दुनिया के जो ताकतवर देश हैं उनकी कैसी प्रतिक्रिया है और किस तरह इस युद्ध को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उन पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजदूत मोहन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ सेवानिवृत्त मेजर जनरल अश्वनी कुमार जी भी जुड़े हैं। अश्वनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्वनी कुमार श्रीवास्तव जी, मैं शुरुआत आप ही से ही करूंगा। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यूक्रेन में भारतीय जो छात्र, भारत के जो लोग फंसे हुए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? देखो, एक बात तो है मनोज, अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा वहां पर क्रिटिकल है। जिस प्रकार से लड़ाई चली हुई है, आपको मालूम है कि जिस प्रकार से रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन में अटैक किया। एक तो बेलारूस नॉर्थ से, उसके बाद ईस्ट से जो डॉनबास और ईस्ट यूक्रेन के इलाके से, और साउथ से क्रीमिया और ब्लैक सी से। और ये पूरा का पूरा उन्होंने सबसे पहले जो इस्तेमाल किया हाइबर वारफेयर, और साइबर वारफेयर से इसके पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो जैम कर दिया यूक्रेन का। उसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम था उनका, उसको भी बर्बाद कर दिया। उसके 12 एयरफील्ड को बिल्कुल नाकारा कर दिया। और फिर दूसरा, अपनी जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस और अटैक हेक्टर की मदद से अब वो कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि यूक्रेन की फौज को खास लड़ नहीं पाई है, और लगता है कि अभी कीव जो कैपिटल है यूक्रेन की, वो चारों तरफ से घेर ली है। और वो अगले 24 घंटे में मुझे लगता है इसका जो है वो हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि बिजली पानी उसका रोक दिया गया है। रूस की जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो भी कीव के अंदर दाखिल हो गई है। तो सच्चाई यह है कि आज की तारीख में सिचुएशन काफी प्रिकेरियस है आप कहोगे यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन का जो फौज है वो मुझे लगता है अगले 24 घंटे में जो है वो बिल्कुल हाथ खड़े कर देगी। और ऐसे में जो हमारे लड़के फंसे हुए हैं उनको निकालना ही भारत की प्राथमिकता। जी बिल्कुल अश्विनी कुमार श्रीवास्तव जी, बिल्कुल जो इस समय यूक्रेन की स्थिति है जाहिर तौर पे बहुत गंभीर है। रूसी सेना जिस तरह से बमबारी कर रहे हैं, जिस तरह से युद्ध हो रहा है, उसको लेकर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि अगले पल क्या होगा, अगले दिन क्या होगा। मोहन कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि ये मुद्दा भारत से जुड़ा हुआ है, भारत के लोगों से जुड़ा हुआ है। चिंता है जो यूक्रेन में भारत के छात्र फंसे हुए हैं, भारत के लोग फंसे हैं। करीब 15,000 से ज्यादा इस समय छात्र वहां पर बताए जाते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? सरकार ने अपने स्तर पे कुछ तैयारियां की हैं, दिल्ली में मंथन चल रहा है, विदेश मंत्रालय ने प्लान बनाया है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया। 15 तारीख को भारत सरकार ने एक एडवाइजरी दी सबको, इंडियन नेशनल्स को। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आपका काम एसेंशियल नहीं है तो आप यहां मत रुकिए। लेकिन मैं बहरीन में रह चुका हूं, अरब स्प्रिंग के दौरान मैंने भी यही किया था। मैं साफ साफ आपको कहूं कि भारतवासी आखिरी वक्त तक छोड़ते नहीं हैं। वो देखना चाहते हैं कि भाई यहां रह सकते हैं तो रहेंगे, क्योंकि हम तो पैसे लेके यहां आए हैं, एजुकेशन के लिए आए हैं, काम करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने अभी तक 4,000 के करीब लोग फ्लाइट लेके वापस आए। तो करीब 16,000 जो आपने जिक्र की वो फंसे हुए हैं। मैं समझता हूं MEA जो विदेश मंत्रालय है, इस फिगर के लिए कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इससे बहुत ज्यादा लोग
इराक, लिबिया, मैं खुद कांगो से 1990 में कम से कम 5-6 हजार अकेले में कर चुका हूं। तो ये कुछ ज्यादा फिगर नहीं है जी। प्रधानमंत्री का जो टेलीफोन कॉल पुतिन को किया कल शाम को, उन्होंने रूस के प्रेसिडेंट, रूस के राष्ट्रपति को यह कहा कि देखिए, जहां तक हो सके अपने बॉर्डर्स थोड़ा खोल दीजिए, हम लोग वहां से भी भारत लाने की कोशिश करें जी। विदेश मंत्री पोलैंड, स्लोवाक, हंगरी और रोमानिया के विदेश मंत्रियों से उनकी चर्चा हुई। उनकी चर्चा इस मुद्दे पे हुई क्योंकि बॉर्डर इनका पड़ता है यूक्रेन के साथ। यहां से 5 टीम्स विदेश मंत्रालय से जा चुके हैं, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाक, और हर एक जगह पे एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जी। उसके बाद स्टूडेंट्स और बाकी लोगों को कहा जाएगा कि भाई इंडियन एम्बेसी आपको बस देगी, उस बस में आप घुस जाइए और बॉर्डर तक आइए। बॉर्डर में ये कंट्रोल टीम मौजूद होगा, उनको रिसीव करके हम अब बाय रोड मतलब जाएंगे यूक्रेन से पोलैंड, और पोलैंड के बॉर्डर टाउन से उनको पोलिश कैपिटल ले जाएगा। वहां पे आप हवाई जहाज लेके वापस ले आ सकते हैं। तो मैं समझता हूं जहां तक अरेंजमेंट्स लॉजिस्टिक्स का है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, और विदेश मंत्रालय को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इतना सिंपल बात नहीं है जी। लेकिन हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि अगर मिलिट्री कॉन्फ्लैग्रेशन इससे ज्यादा हो जाए तब हमारे कंट्रोल में नहीं है चीजें जी। तो वही हमें सोचना पड़ेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने पुतिन से दरख्वास्त की कि भाई हो सके तो डीएस्केलेट कर लो, वायलेंस को कम कर देना, क्योंकि अब जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जैसे जनरल साहब ने बताया, अब जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कीव से, सिविलियन कैजुअलिटीज के भी आ रहे हैं जी। ज्यादा नहीं लेकिन आ रहे हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। जहां तक अरेंजमेंट्स लॉजिस्टिक्स का है, विदेश मंत्रालय में बहुत बढ़िया एक प्रोटोकॉल बन गया है इवैक्यूएशन के लिए। ये पहली बार नहीं है, हम लोगों ने बहुत बार पहले कर चुके हैं। तो हर एक एम्बेसी के पास एक इमरजेंसी कंटिजेंसी प्लान रखा जाता है, तो वो एम्बेसडर खुद ब खुद बना लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें वक्त चाहिए, हमें कोऑपरेशन चाहिए इन देशों का, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, और हमें चाहिए एक बड़ा सवाल यह है कि जिन देशों का नाम आप ले रहे हैं, इस तरह की भी खबर है, हालांकि इन खबरों की पुष्टि नहीं है, कि आसपास के जो कुछ देश हैं उनके साथ भी रूस की तनातनी हो सकती है। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है इस युद्ध में, यह भी संभावना है। इसको लेकर जो आप सवाल उठा रहे हैं कि परिस्थितियां क्या बनेंगी, हालांकि भारत सरकार, विदेश मंत्रालय लगातार इस बात का चिंतन कर रहा है, मंथन कर रहा है, और पुतिन के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की कि कैसे भारतीय छात्रों को, भारत के लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित वापस घर लाया जाए। डॉक्टर राजीव नयन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजीव जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि स्थितियां विकट हैं, जो स्थितियां सामने इस समय हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। यूक्रेन पर भीषण बमबारी, रूसी सेनाएं घुस चुकी हैं, पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी खबरें इस प्रकार की अपुष्ट खबरें हैं ये कि रूस की तनातनी शुरू हो चुकी है। कितनी सच्चाई है हम नहीं कह सकते यहां से, लेकिन जो भारत के लोगों को वापस लाने का सवाल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति पुतिन से बात करना, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है, बमबारी हो रही है, और जैसे सुबह जो खबर आई थी छात्रों को जो वहाँ पर थे उन्हें बंकर में ले जाने के लिए कहा गया, जो केवल कीव ही नहीं आसपास के कई शहरों में, और वो रात भर बंकर में बिताए। वहाँ पर ब्लैकआउट हो गया था, जिससे कि वो जान नहीं पा रहे थे कि सड़क पे क्या घटना घट रही है। तो ये देखिए काफ़ी जो माहौल है, नर्व रेकिंग इसका माहौल रहता है ऐसी स्थिति में। उसके बाद फिर छात्र ऊपर गए, लेकिन जो अभी ये बातचीत हो रही थी कि सूचनाएं नहीं, काफ़ी उसके एक एविडेंस आ रहे हैं कि सिविलियन एरियाज़ में भी अटैक हो रहे हैं, और ये चिंता का विषय है। और जब उन्हें निकाल के इवैक्यूएट कराने के लिए ले जाएंगे, तब तक के लिए भी तो उन्हें कहीं ना कहीं से पैसेज तो मिलना होगा, जाना तो पड़ेगा ही। तो वहाँ तक जाना अभी थोड़ा देख कर, समझ बूझ कर जाने की आवश्यकता है। छात्रों की थोड़ी सी एहतियात बरतनी होगी कि स्थिति क्या है, उसके अनुसार ही अपना वो मूवमेंट करें। जहाँ तक बात अपने दूसरा मुद्दा उठाया
कि आसपास के जो देश है, पोलैंड खास करके, जी, और जो कि रोमानिया, उसके साथ भी कुछ तनातनी की खबरें, देखिए, आप कुछ खबरें मेरे पास अगर आप इसके जड़ में जाएंगे तो पाएंगे कि रोमानिया और पोलैंड ने ही काफी प्रोवोकेटिव पहले भी रूस की तरफ एक अपना बयानबाजी ही नहीं, एक व्यवहार भी किया था जो कि रूस को काफी चिढ़ा भी दिया। और अभी आर्टिकल 4 जो आर्टिकल 4 नाटो के अंदर बातचीत करने के लिए एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि उनके ऊपर भी खतरा है। उनका कहना है कि यूक्रेन तक ही रूस नहीं सीमित रहेगा, वो आगे जाएगा। तो वहाँ भी देखें कि रूस की जो सेना है अपने नाटो कर, चूंकि यूक्रेन नाटो नहीं है, वो कहते हैं कि नाटो यूक्रेन की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अभी वो केवल कह रहे हैं कि एलाइज को ही हम हिफाजत दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को नहीं। तो ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है कि हम तो फ्रेंड्स अपने आप को कहते हैं, कल को कहीं ऐसी स्थिति आए तो क्या हमारी हिफाजत होगी। लेकिन चलिए, बहरहाल वो अभी वहाँ पर भी फोर्सेस नाटो ने अपनी जमा कर दी है। फ्रांस से लेके अमेरिका सब वहाँ पर अपने दे रख रहे हैं। तनाव की स्थिति है, लेकिन हमें नहीं लगता है, ऐसे कुछ भी संभव है, उसका कहना मुश्किल है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि पुतिन इस तरह की हरकत करेंगे जिससे कि पूरा नाटो को मजबूर हो जाना पड़े कि युद्ध में शामिल होने का। अभी तक नाटो ने कहीं ना कहीं एक रेड लाइन खींच रखा है कि हमारा सदस्य देश यूक्रेन नहीं है, तो मैं उसके लिए उतना, मैं युद्ध नहीं उसके लिए करूंगा, समर्थन दूंगा, मिलिट्री सपोर्ट दूंगा, सारा दूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन जहां नाटो कंट्री इन्वॉल्व हो जाती है, उनको युद्ध करना होगा, तो स्थिति तनावपूर्ण रहेगी। जाहिर सी बात है, कुछ देर पहले तक रूस के राष्ट्रपति भी कह रहे थे कि हमारा इरादा हमले का नहीं है, लेकिन तैयारी जिस तरह से वो कर रहे थे, थोड़ा सा जो संकेत अच्छे आ रहे हैं कि पुतिन ने भी बात कही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी कही है कि न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर, कि नाटो की सदस्यता के मुद्दे पर पुतिन कहे कि हम यूक्रेन के राष्ट्रपति से, हम यूक्रेन से बातचीत कर सकते हैं, वो न्यूट्रल रहे। पहला शर्त उन्होंने ये रखा है। दूसरा शर्त उन्होंने कहा है कि वहां पर हथियार न रहो। ये थोड़ा परिभाषित करना मुश्किल है, लेकिन अगर बातचीत शुरू हो जाती है, और मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में उन्हें जो साबित करना था उन्होंने कर दिया, उन्हें जो हरकत करनी थी उन्होंने कर दिया। इसके आगे ले जाने में रूस को काफ़ी एक हाई कॉस्ट देना होगा। और इस बात से देखिए, मैं बहुत दिनों से मेंटेन करता हूँ कि रूस एक बड़ा ही पुराना जो सामरिक शक्ति है, वो खेल खेलना, रूस वो बहुत ग्रेट गेम का प्लेयर रहा है, यूरोप का बहुत दिनों से, सदियों से रहा है। तो वो कहाँ कितना बढ़ना है उस सब को आंक लिया, उसने अमेरिका को क्लूलेस छोड़ दिया। राजीव जी, इसमें यह बात तो ठीक है कि रूस आगे क्या करेगा, जो यूरोपियन देश हैं, अमेरिका है, वो आगे क्या करेंगे, किस तरह से रिएक्ट दुनिया करेगी, उसको देखना होगा। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की, गुरुवार को बात की, शांति की अपील की, बताया उन्होंने कि हिंसा का कोई समाधान हिंसा से नहीं होता, संवाद से, बातचीत से, शांति से ही कोई रास्ता निकलता है। भारतीय सुरक्षा की बात उन्होंने की। रूसी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अच्छा संबंध रहा है। भारत और रूस के जो संबंध रहे हैं, बहुत पुराना दोस्ताना संबंध है। अमेरिका के साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं। यूक्रेन ने भी भारत से मदद मांगी इस पूरे मसले पर। आप भारत की भूमिका को कैसे देखते हैं? देखिए, भारत ने बड़ा ही सराहनीय भूमिका निभाई है। देखिए, एक विकट परिस्थिति है, आपके 3 मित्र आपस में लड़ रहे हों और आप युद्ध नहीं चाहते हो, तो आपके लिए एक बड़े ही एक पेचीदा सा प्रश्न उठ जाता है कि आप क्या करें। देखिए, हमने जहाँ इसके बावजूद, इन पेचीदगियों के बावजूद, भारत ने एक बड़ा ही संयमित और संतुलित एक नीति अपनाई, एक स्थान बनाया। उन्होंने कहा कि जो कंस्ट्रक्टिव और क्वाइट डिप्लोमेसी होनी चाहिए, बड़ा चुपचाप बातचीत कीजिए, आपकी समस्या क्या है, उस समस्या का समाधान कीजिए। जैसे हो सकता है रूस कह रहा हो कि नाटो के एक्सपेंशन से हमें सुरक्षा में खतरा हो, ठीक है, अच्छी बात है, आपकी सुरक्षा के निराकरण के लिए क्या किया जा सकता है, उसकी चुपचाप बात होनी चाहिए। कई बार होता है कि आप बहुत ज़्यादा बयानबाजी कर रहे हो तो रास्ता उलझ जाता है। शांति से करें, साथ साथ हमने यह भी माना कि एक डायलॉग ही रास्ता है। उसके अलावा देखिए, पूरे नाटो देश यही बात बोल रहा है, डायलॉग ही रास्ता है। तीसरी बात हमने कही कि इसका कभी कंट्री के इंटीग्रिटी और जो सॉवरेनिटी पर कभी भी नहीं होना चाहिए, आप खतरा होना चाहिए। और हमने रखा कि हम ऐसा नहीं कि हम छिपे हुए हैं, हम सारे पक्षों से बातचीत कर रहे हैं। तो भारत ने सारे पक्षों से बातचीत की, पुतिन से बातचीत की, और पुतिन के साथ जो बात की, पुतिन ने अपना एक छोटा यूक्रेन में स्थिति क्या है? मेरे साथ इस समय MBBS के वहां स्टूडेंट हैं, सूर्यांश बिष्ट, वो जुड़े हुए हैं। सूर्यांश जी, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं दालियानो हेलेस्की में स्टूडेंट हूँ जी।
अभी यहाँ पे मैं सेकेंड ईयर में एमबीबीएस कर रहा हूँ। जी। और अभी लिविव में धीरे-धीरे अभी गर्मियाँ आ रही हैं इस समय, पर लिविव को सब अभी एक सुरक्षित केंद्र की तरह एक समझ रहे हैं लोग, और पूरे यूक्रेन से ज़्यादातर लोग इधर इस तरफ आ रहे हैं। सूर्यांश, वहाँ पर भारत सर, के जो लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने के हाँ लिए जी, भारत सरकार ने एक प्लान बनाया है, तैयारी की है। आपके हाँ जी, पास क्या सूचनाएं हैं? स्थितियां क्या हैं? क्या वहाँ भारत का जो दूतावास है, उससे आपने हाँ जी, संपर्क किया या उसने आपसे संपर्क किया या दूसरे हाँ जी। छात्रों से संपर्क किया गया हो? क्या स्थितियां हैं? सर, हमें भारतीय दूतावास से काफ़ी सारे नोटिसेस मिले हैं, जी, और बहुत सारे जितने भी बॉर्डरिंग हमारे देश हैं, सबसे हमें कुछ-कुछ जगह हैं जहाँ पे आप आन-जान कर सकते हैं, गाड़ियों के साथ और पैदल भी। और भारतीय दूतावास से हमें ये जानकारी भी मिली है कि भारत से प्लेन की सुविधाएँ वो अपनी कोशिश कर रही है कि एयरलिफ्ट करा सकें या फिर प्लेन भेज सकें, यूक्रेन के अलग-अलग क्षेत्रों में, जहाँ जो लोग यूक्रेन के वेस्टर्न बॉर्डर तक नहीं पहुँच सकते हैं। जी। भारत सरकार ने इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। कोई भी आप सहायता ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय हाँ जी खासा सर। एक्टिव है। दिल्ली में सरकार के स्तर पे लगातार पूरी स्थिति पर निगाहें रखी जा रही हैं। पूरे जो भी संवाद है दूसरे देशों के साथ, उसको भी लेकर भी मंथन लगातार चल रहा है। अश्वनी कुमार सिवाज जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं एक बात। यूक्रेन का कहना कि उसे अकेला छोड़ दिया, अमेरिका और यूरोप के देशों ने उसकी मदद नहीं की, सेना नहीं भेजी अपनी। आप अमेरिका की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? देखो, मैं इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका की भूमिका जो है एक पुअर लीडरशिप का बयाना दिया है जो बाइडेन ने। अफगानिस्तान में भी जिस प्रकार से वो निकले थे, वो कोई अच्छा कोई लीडरशिप नहीं दिखाई थी। यहाँ पर भी एक बात बड़ी समझनी पड़ेगी, ये तो जेलेंस्की को भी पता था, जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, कि यूक्रेन एक नेटो का हिस्सा नहीं है, तो बूट्स ऑन द ग्राउंड तो होने वाले नहीं थे। ये सच्चाई है। और ज्यादा से ज्यादा उनको मदद मिल सकती थी हथियार में, वेपन में, इक्विपमेंट में और लॉजिस्टिक्स को, जो नेटो की फौज ने दिया है। ये समझना कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं यूक्रेन को बलि का बकरा तो नहीं बनाएगा। ये भी कहीं ना कहीं शक और सवाल रहता है। मगर ये सच्चाई है कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका और नेटो कंट्री, क्योंकि यूक्रेन हिस्सा नहीं है, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करेगी। मैं ये कहता हूं कि जो मनोज आप पहला क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भारत की अभी सिचुएशन क्या है, कि जो जी, भारत के रिलेशनशिप रूस के साथ भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 1971 में भी हमारे साथ खड़ा था। 70% हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट वहां से आता है, मेंटेनेंस स्पेयर पार्ट्स भी आता है। इसी प्रकार आज अमेरिका के साथ भारत के बहुत ही जो एक प्रकार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिस प्रकार से हमारा फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं 4, लीमियो, कोमकासा और अभी बेका। और इसी प्रकार यूक्रेन के साथ भी भारत के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वहां पर हमारा AN-32 का अपग्रेडेशन हो रहा है। वहां से हमारे को जो गैस टरबाइन इंजन आते हैं शिप के लिए, गैस और ऑयल आता है। तो भारत को एक बड़ा सोचा समझे ढंग से जाना है, किसी की तरफ पक्षपात नहीं, एक बैलेंस व्यू लेना है, क्योंकि भारत के लिए तीनों देश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये एक डिप्लोमेसी की टेस्ट है, और भारत जिस प्रकार से आया है, वो एक बड़ा अच्छा नमूना दिया है कि भारत ने सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बताया कि मध्यस्थता भारत नहीं करना चाहता, क्योंकि भारत मध्यस्थता के अगेंस्ट है। क्योंकि भारत, अगर आप देखें अपनी जो कश्मीर पॉलिसी है, उसके अंदर भी भारत ने बोला है कि जी, दूसरा कोई कंट्री मध्यस्थता नहीं करे। भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो बायलैटरल है। इसीलिए अगर हम मध्यस्थता के अंदर बढ़ते हैं तो जी, हमारी कश्मीर पॉलिसी को इम्पैक्ट होगा। जी, इसलिए बिल्कुल, भारत ने बिल्कुल, एक बहुत ही बैलेंस बिल्कुल। अश्वनी जी, बिल्कुल, भारत की अब तक जो भूमिका रही है, बहुत सधी हुई रही है भूमिका। रूस के साथ भी अच्छे संबंध हैं, अमेरिका के साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं, और वैश्विक स्तर पे भारत ने हमेशा वैश्विक शांति पे ही जोर दिया है। हिंसा से हमेशा भारत ने कहा है कि किसी समस्या का समाधान नहीं होता। लेकिन मोहन जी, एक अच्छी खबर आ रही है। अगर ये खबर है इस तरह की, तो बहुत अच्छी खबर है कि रूस यूक्रेन से बातचीत करने के लिए तैयार है। ये रूसी राष्ट्रपति ने इस तरह के संकेत दिए हैं। हालांकि इस खबर की भी हम अभी पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि ये खबर जो आ रही है उभर के, कहीं ना कहीं रूसी राष्ट्रपति लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि यूक्रेन पे कब्जा करना रूस का मकसद नहीं है। इस बात की बात भी वो कहते रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं समझता हूं कि ये ऑफर अनकंडीशनल नहीं है, ये कंडीशनल ऑफर है
और ये ऑफर रूस ने किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन का जो मिलिट्री है उनको हथियार नीचे रखना चाहिए, मतलब आर्म्स नीचे रख देना चाहिए, लेइंग आर्म्स जो अंग्रेजी में कहते हैं। अगर ये एक कंडीशन बन गया बातचीत के लिए जी। तो यूक्रेन मानेगा नहीं, उनके जो मिलिट्री है वो मानेंगे नहीं। तो मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये ऑफर बुरा है या, लेकिन देखना पड़ेगा। भारत का जहां तक सवाल है, और 4-5 घंटे में यूनाइटेड नेशंस में एक सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन फ्लोट किया जाएगा जी। उस रेजोल्यूशन में 3 पॉइंट्स हैं। एक, वो कहेंगे कि रशियन एक्शंस को निंदा करेंगे, कंडेम करेंगे। सेकंड पॉइंट जो है वो कहेंगे कि सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ यूक्रेन को हम रीअफर्म करते हैं जी। और तीसरा, वो रूस को कहेंगे इमीडिएट विथड्रॉवल ऑफ फोर्सेस। देखिए, फोर्सेस अब कीव तक पहुंच गए हैं जी। जहां तक फोर्सेस डोनबास के रीजन में ही रहें तो वो एक और सिचुएशन थी, क्योंकि ये 2 ब्रेकअवे रिपब्लिक्स हैं तो हम बातचीत कर सकते थे। मैं फ्रैंकली कल तक सोचता था कि अगर रूस डोनबास रीजन में कुछ किया तब भी वो वेस्ट कहेगा ठीक है, वो उन्होंने पहले से ही वो रीजन्स लेके रखा है तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब आपका जो आर्म फोर्सेस कीव तक पहुंच गया और आप कह रहे हैं कि भाई मैं बातचीत करूंगा लेकिन आपके मिलिट्री को पहले हथियार नीचे रख दो जी, तो ये फिर मामला गंभीर है जी। तो मैं देखना चाहूंगा कि ऑफर किस माहौल में किया है, क्या कंडीशंस हैं जी। और देखिए, सैंक्शंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं जी। रूस बैंक्स पे सैंक्शंस हैं, रूस के प्रेसिडेंट और लोगों पॉलिटिशियंस पे सैंक्शंस है, रूस का जो सॉवरेन डेट है कहा जाता है उसको बेच नहीं सकते, रशियन बैंक्स बाहर यूरोप में काम नहीं कर सकते, एरोफ्लोट जो रशियन का एयरलाइन है उसको बैन कर दिया यूरोप ने। तो ये सब माहौल जो है ना वो बहुत गंभीर है जी। मैं समझता हूं कि एक तरह से मैं दोबारा पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहता, लेकिन एक तरह से एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया जब जाहिर तौर पे मोहन जी इसके तमाम पहलू हैं, क्योंकि जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है, दुनिया के 30 देश, अगर मैं नेटो देशों की बात करूं, यूरोपियन कंट्री की बात करूं, वो लगभग एक तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन रूस के साथ चीन का समर्थन ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आगे अगले पल, अगले दिन, अगले कुछ घंटों में क्या होगा अभी नहीं कहा जा सकता। सूर्यांश, मैं आखिरी बात आपसे जानना चाहूंगा, जो वहां पर भारत के छात्र हैं, भारत के लोग हैं, वो क्या इस समय क्या स्थिति है उनकी, क्या सोच रहे हैं? हाँ जी सर, हम में से काफी बच्चे पहले ही चले गए थे जब हमें लग रहा था कि रूस और यूक्रेन के जो आपसी रिलेशन है वो ठीक नहीं है, तो वो बच्चे सही समय रहते ही चले गए थे। उस टाइम पर दिक्कत ये थी, उस समय कॉलेजेस ने डिक्लेयर नहीं किया था कि क्लासेस पूरी तरीके से ऑनलाइन होंगी कि नहीं अगले सेमेस्टर तक जी। मैं तो एक बात सूरज, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं। काफी बच्चे फिर भी चले गए थे, अभी लगभग हम में से 40% से 30% बच्चे बचे हुए हैं। मैं एक बात और समझना आपसे चाहता हूं, मैं एक बात आपसे और समझना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं मैं, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय बहुत पहले से इस बात को कह रहा था कि आप लोग निकल आइए, क्यों, क्या दिक्कत क्या थी, क्या समस्याएं थी आप लोगों के सामने? सर दिक्कत ये नहीं थी सर, हम रुके हुए थे और जब से अभी जब हमें नोटिस मिला यहाँ इंडियन एम्बेसी से, तभी से हम धीरे धीरे करके निकलना शुरू कर दिए। चलिए चिंता मत कीजिए, चलिए। और हम में से किसी कभी फ्लाइट की कीमतें भी कई बार इतनी जाहिर सी बात है, अभी सरकार ने कहा है, अभी भारत सरकार ने फैसला लिया है कि जो विमान जाएंगे वहां से जो बच्चे आएंगे उनसे कोई खर्च नहीं लिया जाएगा, वो उनका सारा खर्चा भारत सरकार उठाएगी, केंद्र सरकार उठाएगी। राजीव जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अश्वनी जी और मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।